हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आईएलएम यानी सीखे आईएलएम के साथ। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपका टॉपिक दिख गया होगा, हमारा आज का टॉपिक सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का पार्ट 10 है। ऑलरेडी हम 9 पार्ट्स बना चुके हैं डिफरेंट और आज के पार्ट में अगेन हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड के बारे में यानी ठोस में अपूर्णताओं के बारे में। तो आपने पिछले लेक्चर्स अगर 9 लेक्चर्स नहीं देखे हैं सॉलिड स्टेट के, या फिर आपने सॉल्यूशन यानी विलियन का चैप्टर के अगर लेक्चर नहीं देखे हैं, तो ऊपर आपको आई बटन प्रेस करना है, वहां से आपको सजेशन मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए नए आए तो प्लीज चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो जैसा लास्ट लेक्चर हमने बात की थी डिफेक्ट्स के बारे में यानी कि दोष के बारे में, ठोस के अंदर सॉलिड के अंदर दोष जो पाया जाता है उसके बारे में हमने बात की थी और हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन करा था और हम पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष के बारे में बात कर रहे थे। पॉइंट डिफेक्ट में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, स्टाइशियोमेट्रिक यानी कि रस समीकरण मिति, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि। हम स्टाइशियोमेट्रिक कंप्लीट कर चुके थे और अनायनिक के लिए यानी नॉन आयनिक के लिए हम वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेकंड की नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि अरस समीकरण मितीय दोष। उससे पहले मैं आपको कुछ लास्ट लेक्चर के बारे में कंफ्यूजन अगर आपके पास आया था तो उसको क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी, यानी जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी कि अंतराकाशीय दोष के अंदर जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने आपको बताया था सेम रहेगा, लेकिन मैंने आपको एक चीज और ऐड की थी वहां पर कि अगर अदर लैटिस यानी किसी और क्रिस्टल जालक से अवयवी कण आ जाए तो वहां पर डेंसिटी बढ़ भी जाती है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो डेंसिटी क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कुछ डाउट आता है इस तरीके का आपको, तो मैं बता देता हूं आपको। मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था कि अगर लैटिस के बाहर से कोई पार्टिकल आता है तो उस कंडीशन में डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बट वो रेयर केस में होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। पहले आपको अरस समीकरण मिति यानी नॉन स्टाइशियोमेट्रिक पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था रस समीकरण मिति यानी स्टाइशियोमेट्रिक में क्या था, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा था, है ना। और आपको डिफेक्ट के बारे में पता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी कि विद्युत उदासीनता हमेशा लगातार आपको बनाए रखनी है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, हमेशा वहां पर न्यूट्रल बना रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन स्टाइशियोमेट्रिक का मतलब क्या है, इस तरीके के डिफेक्ट में यानी इस तरीके के दोष में क्या होगा, फॉर्मूला थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा। कोई भी अगर फॉर्मूला लें हम, तो फॉर्मूला का जो रेशियो हमने बात की थी, जैसे NaCl का रेशियो 1:1 था, तो डिफेक्ट से पहले भी 1:1 है, तो डिफेक्ट के बाद भी क्या होगा, 1:1 होगा। लेकिन इस तरीके के डिफेक्ट में जो हम बात करने वाले आज, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी रस समीकरण मिति दोष के अंदर क्या होगा, डिफेक्ट आने के बाद में फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। मैंने उसकी स्टाइशियोमेट्री यानी रस समीकरण मिति क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर दो चीजें आपको की पॉइंट में ध्यान रखनी है। फर्स्ट मैंने यहाँ सामने लिख रखा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, जो मैं पहले से आपको बताता जा रहा हूँ। विद्युत उदासीनता हमेशा बनी रहेगी डिफेक्ट के अंदर, चाहे कोई भी डिफेक्ट हो, विद्युत उदासीनता कभी भी प्रभावित नहीं करनी है आपको। और दूसरी चीज यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस यानी धनायन और ऋणायन की जो संख्या है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी भिन्न भिन्न होगी। हो सकता है धनायन कम हो जाए, हो सकता है ऋणायन कम हो जाए, यानी हो सकता है कैटायन कम हो जाए या ऋणायन कम हो जाए यानी एनायन कम हो जाए। तो वहां पर नंबर्स जो है वो क्या चलेंगे यहाँ पर, इस तरीके के डिफेक्ट के अंदर नॉन स्टाइशियोमेट्रिक में क्या चलेंगे, थोड़े से डिफरेंट चलेंगे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। पॉजिटिव टोटल चार्ज और नेगेटिव टोटल चार्ज जो है वो इक्वल रहेगा, बट कैटायन एनायन यानी धनावेश और ऋणावेश की संख्या, नंबर चेंज होगा यहाँ पर इस डिफेक्ट के अंदर। ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है की पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब ये डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट सामने दिख रहा है आपको मेटल एक्सेस यानी धातु आधिक्य, और सेकंड आपको दिख रहा है मेटल डेफिशिएंट यानी धातु न्यूनता। अब यहाँ पर मेटल की हमने बात की, तो ये ध्यान रखना है आपको। जनरली यहाँ पर हम मेटल की बात क्यों कर रहे हैं, मेटल क्या होते हैं आपके, मेटल यानी धातु, और धातु जनरली जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज। भाई कॉमन सी बात है, NaCl हमने एग्जांपल लिया था पिछला, तो Na यहाँ पर मेटल या नॉन मेटल है, मेटल है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इसलिए हम मेटल्स को जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल देते हैं। तो Na+ और यहाँ कौन है, Cl-। तो यहाँ पर दो तरीके से हमें पढ़ना है नॉन स्टाइशियोमेट्रिक, एक मेटल एक्सेस यानी धातु आधिक्य और एक मेटल डेफिशिएंट यानी धातु न्यूनता। भाई धातु को मैंने क्या बता दिया अभी आपको, कैटायन यानी पॉजिटिव। धनावेश को हम क्या बोलेंगे, धातु क्यों बोलेंगे, क्योंकि धातु का गुण यानी मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। अगर कोई मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो M पॉजिटिव बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर। तो मेटल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज यानी कैटायन। ठीक है, तो धातु आधिक्य के केस में क्या होगा, पॉजिटिव क्या करेंगे हम यहाँ पर,
आधिक्य मतलब बढ़ाएंगे, एक्सेस मतलब क्या होता है ज्यादा, और धातु न्यूनता के अंदर क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, कम होगा। पहले ये बेसिक सा डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरीके के डिफेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव आयंस जो हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या होने वाले हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट होने वाले हैं। तो मेटल एक्सिस यानी धातु आधिक्य के अंदर क्या होगा, जो पॉजिटिव यानी मेटल है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। पॉजिटिव मेटल सेम सेम, मेटल ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो मेटल एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्सिस, और मेटल डेफिशिएंट मतलब पॉजिटिव जो है वो क्या है, डेफिशिएंट है, यानी कम है, उसकी कमी है, न्यूनता है वहां पर। तो ये पहले आपको बेसिक सी दो चीजें पता होनी चाहिए। हम एक एक करके बात करेंगे। अब मुझे बताओ, कोई भी चीज को बढ़ाने के या घटाने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। सपोज करो ए बी है, दो अलग अलग फैक्टर में ले लिए ए और बी। मुझे ए का नंबर इंक्रीज करना है, मुझे क्या करना है, ए का नंबर इंक्रीज करना है। तो इसके मैं दो तरीके कर सकता हूं, या तो मैं ए को बढ़ा दूं या मैं बी को क्या कर दूं, कम। कैसे, सपोज करो शुरू में ये कितने थे, 100 थे। मैं सिर्फ आपको जनरल अवेयर करा रहा हूं इसके बारे में कि हम करने वाले क्या है इसके अंदर। दोनों कितने थे, 100। मुझे बनाना है ए को, मुझे ए की एक्सिस चाहिए यानी ए की अधिकता चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, या तो मैं ए को बढ़ा दूं, इसको क्या कर दूं 110 कर दूं, एक तरीका ये हो सकता है। या फिर मैं इसको ना बढ़ाऊं और इसको क्या कर दूं, कम कर दूं, इसको मैं 90 कर दूं। बताओ, इससे पहले मैंने 110 करा, यहाँ 100 था। बताओ ये आपका, यहां पर हमने ए को बढ़ा दिया, टोटल क्या हुआ, ए बढ़ गया। और यहां पर हमने ए को कुछ नहीं करा, क्या करा, बी को कम कर दिया। तो किसी भी चीज को बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं, तो उसको बढ़ा दो या सामने वाले को क्या कर दो, कम कर दो। सेम अप्रोच हम यहां पर लेके चलेंगे। अगर यहां पर है ए बी और मुझे ए को कम करना है, तो या तो मैं ए को क्या कर दूं, कम कर दूं, या मैं बी को क्या कर दूं, बढ़ा दूं। क्या ये बात क्लियर हो रही है कि आपको? तो मैं ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इस पूरे अप्रोच को, जो ये डिफेक्ट आने वाले हैं, इस पूरे अप्रोच को आप अपने लेवल पे क्लियर कर सको। धातु आधिक्य में हमें क्या करना है, मेनली धातु को बढ़ाना है यानी मेटल को बढ़ाना है, और धातु डेफिशिएंट यानी मेटल डेफिशिएंट जो है आपका धातु न्यूनता, उसमें आपको धातु को क्या करना है, कम करना है। और हर चीज बढ़ाने और हर चीज कम करने के कितने तरीके बताए मैंने आपको, दो। तो यहाँ पर मेटल एक्सिस भी कितने तरीके के हो जाएंगे, दो तरीके के, और मेटल डेफिशिएंट भी कितने तरीके हो जाएंगे, दो तरीके के। कौन कौन से, फर्स्ट देखते हैं। जो फर्स्ट आएगा, मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूं आपको। हम पहले बात करेंगे किसके अंदर, मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंदर। तो मेटल एक्सिस में हमें क्या करना है, पॉजिटिव को यानी मेटल को क्या करना है, बढ़ाना है। अब मेटल को बढ़ाने के दो तरीके, या तो मेटल को बढ़ा दो, पॉजिटिव को बढ़ा दो, या नेगेटिव वाले को क्या कर दो आप, कम कर दो। तो पहले हम जिसके अंदर बात करेंगे वो करेंगे बात किसकी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। हिंदी में इसको बोलेंगे हम ऋणायन रिक्तिका के कारण। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। अगर आप धातु आधिक्य की बात कर रहे हैं, तो धातु आधिक्य यानी मेटल एक्सिस में तो मेटल बढ़ा दो या नेगेटिव क्या कर दो, कम कर दो। तो हम यहाँ पर फर्स्ट केस जो ले रहे हैं वो नेगेटिव कम करने वाला ले रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव कम करने से क्या हुआ कि वहां पर एक वैकेंसी डेवलप होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, एनायनिक यानी ऋणायनिक रिक्ति, ऋणायन रिक्तिका। कैसे होगा, इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा, NaCl क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, NaCl क्रिस्टल के चारों तरफ Na की वेपर, वेपर यानी कि वाष्प, NaCl का क्रिस्टल लेंगे और NaCl के क्रिस्टल के चारों तरफ हम क्या करेंगे, Na सोडियम की हम वेपर लेके जाएंगे, वेपर को क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। उस कंडीशन में ये वाला डिफेक्ट आएगा आपका, कौन सा, ऋणायन रिक्तिका यानी कि अनायनिक वैकेंसी। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं उसको। तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी यानी ऋणायनिक रिक्तिका के कारण कैसे आएगा दोष, उसको समझ रहे हैं हम। यहाँ पर मैंने यहाँ पर NaCl का क्रिस्टल बना दिया आपके लिए ना, ताकि टाइम वेस्ट हमारा ना हो, मैं अलग से बना देता हूँ उसको। NaCl का क्रिस्टल मैंने आपको बना दिया, NaCl इस तरीके से 3 डायमेंशन फॉर्म में अरेंज होगा। अभी हम सिर्फ सामने 2D की बात कर रहे हैं, वैसे 3 डायमेंशन यानी पीछे की तरफ भी चलेगा ये अरेंजमेंट, आपको अच्छे से पता है। मैंने क्या बताया था आपको, NaCl के क्रिस्टल को हमें किसके क्या फ्लो करना है, इसके साथ में सोडियम की वेपर यानी कि वाष्प, सोडियम वाष्प को हमको क्या करना है, ये आपकी कौन है, Na वेपर है यहाँ पर। तो ये NaCl का क्रिस्टल के चारों तरफ हमने क्या करा, Na वेपर यानी सोडियम को हम किस स्टेट में लेके चले गए, वेपर स्टेट में, वाष्प अवस्था में ले गए, उसको हम फ्लो करवा रहे हैं यहाँ पर। तब जाकर ये वाला डिफेक्ट आएगा, कौन सा, मेटल एक्सिस। और मेटल एक्सिस में कौन सा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। समझेंगे कैसे क्या होगा यहाँ पे। तो इस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ से क्रिस्टल में से कोई एक नेगेटिव चार्ज आयन यानी Cl माइनस, क्योंकि हम NaCl का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो नेगेटिव कौन है यहाँ पर, Cl। ये Cl माइनस जो है लेटिस से कहाँ चला जाएगा, बाहर। लेट सपोज यहाँ पर Cl माइनस आ गया।
ठीक है, बाहर वेपर है किसकी, सोडियम की। अब सोडियम की वेपर है तो यहाँ पर क्योंकि वेपर फॉर्म में तो सोडियम बहुत ज्यादा हाई मतलब उसमें है आपके उत्तेजित अवस्था में है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। तो सोडियम की टेंडेंसी क्या होगी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बनाएगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ऐसा क्यों आपको पता है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है और यहाँ पर हमने सोडियम को बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में नहीं, बहुत ज्यादा उत्तेजित अवस्था में रखा है हाई टेम्परेचर देते हुए क्योंकि वेपर है। तो यहाँ पर Na+ चार्ज और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्रीली मिलेंगे। Cl लेटिस से कहां चला गया, बाहर चला गया। अब मुझे बताओ जब Cl बाहर गया तो यहां पर वैकेंसी डेवलप हुई, एक रिक्ति बनी। ये रिक्ति किसकी वजह से बनी, नेगेटिव की वजह से या पॉजिटिव की वजह से, भाई Cl क्या था, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो यहां पर एक रिक्ति जनरेट हुई। तो बताओ एनायनिक वैकेंसी यानी ऋणायन रिक्तिका बन गई क्या, यहां पर नहीं बनी, नेगेटिव बाहर चला गया। नेगेटिव बाहर जाने से यहां पर क्या बन गई, वैकेंसी यानी कि रिक्तिका आ चुकी है। इसकी ही वजह से ये डिफेक्ट आ रहा है। हमारी हेडिंग क्या थी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी यानी ऋणायन रिक्तिका के कारण। और मैंने आपको बताया था मेटल एक्सिस बताना है आपको, धातु आदि के बताना है तो या तो धातु बढ़ा दो या नेगेटिव के क्या कर दो, कम कर दो। तो हमने यहाँ नेगेटिव क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो पूरे सिस्टम में पूरे क्रिस्टल के अंदर नेगेटिव कम हो गया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉजिटिव बढ़ चुका है, Na+ बढ़ चुका है ना। मैंने दो तरीके आपको पहले बता दिया, अच्छे से उसको देख लो आराम से। तो Cl- यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब आपका डाउट ये आ रहा होगा कि सर आपने बोला था विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए, पर यहां तो नेगेटिव कम हो गया। पॉजिटिव कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉजिटिव हैं बट नेगेटिव कितने, 5। तो भाई सर यहाँ तो आपका जीरो नहीं हो रहा, यहाँ तो कितना आ रहा है आपका -1। तो हमेशा ध्यान रखना है डिफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन। अब होगा क्या समझना है इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, जो सोडियम की वेपर है, ये एक इलेक्ट्रॉन भागा भागा आएगा कहां पे, यहां इस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मुझे बताओ क्या न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, हाँ सर हो गई। पॉजिटिव कितने, 6 है, नेगेटिव Cl के 5 थे, पर एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव तो कितने हो गए -6, तो हो गई 0। यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एफ केंद्र किसे कहा जाता है या एफ सेंटर क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, जहां पर जिस नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया उस नेगेटिव चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आता है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर या एफ केंद्र। यहां तक कोई दिक्कत है। अब ये Cl जो है, ये Cl और ये Na+ आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, आपका वहां पर बाहर फॉर्म हो जाएंगे, NaCl का एक क्रिस्टल वहां पर डेवलप हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट था, धातु आदि के दोष था ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी हमने यहाँ पर ऋणायन यानी एनायन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, वैकेंसी बनी। उस वैकेंसी में बाहर से सोडियम की वेपर से कौन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। इसको हमने क्या नाम दिया, एफ सेंटर या एफ केंद्र। इसे एक नाम और दे सकते हैं हम, वो है कलर सेंटर। क्या दे सकते हैं इसे एक नाम हम, कलर सेंटर। अब सर कलर सेंटर नाम क्यों दिया आपने, तो मैं बता देता हूं। इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिस्टल के अंदर कलर डेवलप होता है, यानी उसके अंदर रंग आ जाता है, ठीक है। इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिस्टल में क्या आ जाता है, कलर, स्पेशल कलर आ जाते हैं। NaCl के अंदर कुछ कलर आएगा, LiCl में कुछ कलर आएगा, तो वो किसकी वजह से आता है, कलर एफ, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर यानी एफ केंद्र। इसको आप एक नाम और बोल सकते हो, कलर केंद्र भी बोल सकते हो या कलर सेंटर भी बोल सकते हो। अब सर एफ केंद्र नाम क्यों दिया है, एफ सेंटर नाम क्यों दिया है, इसका भी मैं रीजन आपको बता देता हूं। जर्मन लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं फोरवे। क्या बोलते हैं इसको हम, फोरवे। फोरवे किसको कहा जाता है जर्मन में, रंग या कलर को। तो यहाँ पर एफ स्टैंड्स फॉर क्या है, स्टैंड फॉर क्या है, फोरवे। फोरवे का मीनिंग होता है रंग जर्मन के अंदर। तो हम यहाँ पर एफ सेंटर या एफ केंद्र क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एफ सेंटर अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है। कलर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, किस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल के अंदर कलर डेवलप हो सकते हैं। तो एक ये वाला डिफेक्ट है, इसके बाद एक और डिफेक्ट देखेंगे, उसमें भी कलर का रीजन आ जाता है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में बात करी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी के बारे में। आपको बता दिया एफ सेंटर के बारे में, एफ केंद्र। अब मैंने बताया था NaCl, NaCl के अंदर कौन सा कलर डेवलप हो जाता है, येलो कलर डेवलप हो जाता है। आपका कौन सा डिफेक्ट हो गया, मेटल एक्सिस के अंदर फर्स्ट खत्म हो गया आपका कौन सा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। क्या क्लियर हो गई ये बात। अब मुझे बताओ सेकंड वाला टाइप कौन सा होगा इसी के अंदर, मैंने बताया था आपको, या तो एक को बढ़ाओ दूसरे को कम कर दो। तो दूसरे को हमने कम कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव को बाहर निकाल दिया था, Cl- को, तब मेटल आपका बढ़ चुका था। अब हमें क्या करना है, मेटल को बढ़ाना है। तो सेकंड वाला टाइप देख, तो जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था मेटल एक्सिस के अंदर, वैसे सेकंड कौन सा है, एक्सिस ऑफ कैटायन यानी धनायन की अधिकता। मैंने बताया था धनायन को बढ़ा दो। तो धनायन कैसे बढ़ा सकते हैं, सपोज करो कि क्रिस्टल है आपका AB, AB मतलब A पॉजिटिव और B क्या है, नेगेटिव। हमें करना क्या है, मेटल एक्सिस विद द हेल्प ऑफ एक्सिस ऑफ कैटायन यानी धनायन की क्या करनी है, आपको अधिकता करनी है। अब धनायन की अधिकता कैसे हो सकती है, सपोज करो बाहर कोई एक मेटल है आपका A,
ये ए क्या होगा, आयनाइज होगा प्लस में, और क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। मुझे बताओ पॉजिटिव का चार्ज जो साइज होता है वो कंपेरेटिवली छोटा होता है, आपने पढ़ा है इस चीज को। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा यहाँ पर, इंटरस्टिशियल साइट्स पर आ जाएगा, यानी अंतराकाशी स्थानों पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, क्योंकि धनायन अधिकता, धनायन की अधिकता यानी मेटल कैटायन एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरे लैटिस के अंदर बाहर से कोई एक कैटायन अंदर आएगा, लैटिस के अंदर इंटरस्टिशियल साइट यानी अंतराकाशी स्थानों पर आएगा। ये आपका आ गया। क्यों आ सकता है, क्योंकि अंतराकाशी स्थान होते हैं छोटे, और कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका साइज भी क्या होता है, छोटा होता है, तो वो यहाँ पर आ सकता है। अब जब ये यहाँ आया तो बताओ मेटल एक्सिस हो गया क्या मेटल एक्सिस हो चुका है। हमारा टारगेट क्या है, मेटल को बढ़ाना। ए सपोज करो मेटल है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर मेटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 थे पहले, अब कितने हो गए, 7 हो गए। तो धनायन का धातु आधिक्य दोष आ चुका है, यानी मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई है। उसके लिए क्या होगा, देखो साइड में एक इलेक्ट्रॉन भी था, ये इलेक्ट्रॉन जब बोलेगा मालिक यहाँ से छोड़ के चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन भी पीछे पीछे इसके आ जाएगा, भाई इसका मेरा अकेले का क्या काम है, तो ये भी साथ में यहाँ पर अंदर आ जाएगा। इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ कैटायन। एग्जाम्पल ZnO, ZnO को आप जब गर्म करते हो तो ये वाला डिफेक्ट मिलेगा आपको। और ZnO को गर्म करने पर क्या होगा, कुछ Zn आयन, कुछ क्या हो गए यहाँ पर Zn आयन अलग हो जाएंगे, जो बनाएंगे आपके Zn+2, ऑक्सीजन आपकी अलग हो जाएगी, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अलग हो जाएंगे। ठीक है, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अलग हो गए। जब आप ZnO के क्रिस्टल को गर्म करते हो तो ये हल्का सा क्या हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है, यानी हल्का पीले रंग का हो जाता है क्रिस्टल। ZnO का जो क्रिस्टल है किस कलर का हो जाता है, पीले कलर का। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर ZnO से क्या बनेगा, कुछ Zn+2 आयंस बनेंगे, और Zn+2 आयंस का साइज होता है छोटा, तो वो क्रिस्टल के अंदर, ZnO क्रिस्टल के अंदर, ये ZnO का क्रिस्टल सपोज करो ये आपका Zn, ये आपका O, ZnO का क्रिस्टल है। अब इस ZnO क्रिस्टल में क्या हुआ, कुछ Zn+2 आयंस बन गए, तो इस आयंस की वजह से क्या हुआ, ये इंटरस्टिशियल साइट्स पर आ गए यहाँ पर। ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इलेक्ट्रॉन भी साथ में पीछे पीछे आ गए, क्योंकि विद्युत उदासीनता हमको बनाए रखनी है। Zn+2 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हुआ क्या, ZnO को हमने जब हीट किया तो हल्का सा येलोइश कलर, हल्का पीले रंग का कलर आ जाता है उसके अंदर। क्यों आता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आपके अंतराकाशी स्थानों पर आकर कौन सा दोष आता है, एक्सिस ऑफ कैटायन, एंड जो डिफेक्ट आता है वो कौन सा आता है, मेटल एक्सिस यानी धातु आधिक्य। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, या तो धातु को बढ़ा दो या नेगेटिव को क्या कर दो, कम कर दो। तो इससे पहले एफ सेंटर वाला जब हमने पढ़ा था उसमें हमने नेगेटिव को कम कर दिया था, और यहाँ पर हमने मेटल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या होता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे किसके बारे में, मेटल डेफिशिएंट के बारे में। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल तो हो गया ये। अब मेटल डेफिशिएंट के अंदर देखेंगे हम क्या होता है। मेटल डेफिशिएंट में भी वही सेम अप्रोच रहेगा हमारा। मेटल डेफिशिएंट में फर्स्ट जो आएगा टाइप आपका आएगा वो है एब्सेंस ऑफ कैटायन, यानी धनायन का अभाव, या इसको आप जो हमने लास्ट में पढ़ा था ऋणायन रिक्तिका के कारण, तो आप इसको धनायन रिक्तिका कैटायनिक वैकेंसी भी बोल सकते हो। हमने दूसरा नाम ले लिया एब्सेंस ऑफ कैटायन, ताकि आपको दोनों नाम क्लियर हो जाए, वो वाला नाम भी और ये वाला नाम भी। ठीक, हमको क्या करना है, मेटल डेफिशिएंट करना है, यानी धातु न्यूनता करनी है। अब धातु की न्यूनता करने के लिए 2 तरीके, या तो धातु को कम कर दो या दूसरे को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो धातु मतलब कैटायन, धनायन को आप धातु बोल सकते हो, मेटल बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एब्सेंस ऑफ कैटायन, यानी कि धातु को हमको क्या करना है, कम करना है, धातु को हमें क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। यही हमारा अप्रोच है। अप्रोच क्लियर रखना है आपको इस टॉपिक के अंदर, तभी क्लियर होंगे। बहुत सारे डिफेक्ट में कंफ्यूज हो जाओगे आप बहुत ज्यादा। अप्रोच अगर क्लियर है, करना क्या है, तो आप इसको सिस्टमेटिक कर लोगे। अब सपोज करो यहाँ पर हटा देता हूं मैं इसको पुराने वाले को, ये वही आपका A+, ये B-, ये A+ और ये B-, ये आपका क्रिस्टल है सपोज करो AB का। हमें करना क्या है, मेटल डेफिशिएंट यानी धातु न्यूनता दोष करना है। किसकी हेल्प से, एब्सेंस ऑफ कैटायन, यानी धनायन को हमें बाहर भगा देना है। जैसे हमने वहां पर ऋणायन को बाहर निकाल दिया था, नेगेटिव को बाहर निकाल दिया था, वैसे यहाँ पर हमें किसको निकालना है बाहर, पॉजिटिव को बाहर निकालना है। ठीक है, ये अप्रोच क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखनी, इस तरीके के डिफेक्ट जब ही मिलेंगे आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ये वही मेटल आयंस देते हैं, वही धातु धनायन देते हैं जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब सर ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उसको भी देख लेते हैं। आपने Fe को देखा है अच्छे से, आयरन, ठीक है, आपने देखा होगा Fe के ऊपर +2 भी होता है और Fe के ऊपर
+3 भी होता है। क्या कोई नई बात बताई मैंने आपको? आयरन जो होता है आपका, आयरन के पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। आयरन +2 भी होता है और आयरन +3 भी होता है। +2 को आप फेरस बोलते हो और इसको आप क्या बोलते हो? क्लियर, फेरिक। ये आपने पढ़ा है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, Pb+2 भी होता है, Pb+4 भी होता है, प्लम्बस, प्लम्बिक, है ना। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आप इसको 8 चैप्टर में पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर ही और क्लियरली। तो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। अब मैंने आपको क्यों बताया, ये जो डिफेक्ट आपका मिलेगा एब्सेंस ऑफ कैटायन, ये मेनली किस में मिलेगा? उन मेटल आयंस के अंदर मिलेगा जो मेटल आयंस एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है। क्या आपको ये बात में डाउट लग रहा है Fe+2+3? तो मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। FeO भी होता है और Fe2O3 भी होता है। जब FeO में देखोगे तो ये क्या है? +2, और Fe2O3 में देखोगे तो ये क्या है? +3। आपने पढ़ा है इसको अच्छे से ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो डिफेक्ट आपको मिलेगा जनरली कौन से सॉलिड्स में मिलेगा, कौन से मेटल सॉलिड्स में मिलेगा, जहां पर क्या होगी आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होगी। यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसमें देखें होगा क्या। मेटल में क्या करना है आपको? कैटायन को बाहर निकालना है। तो मैंने सपोज करो यहां से कैटायन को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। यहां से कैटायन को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बताओ कैटायन की वैकेंसी यानी धनायन की रिक्तिका बन चुकी है। अब ये हमारा मेटल डेफिशिएंट हो चुका है। मेटल डेफिशिएंट हो गया, धातु न्यूनता हो गई। क्यों? पहले कितने थे? 6 थे, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5। धातु कम हो चुका है क्योंकि एक पॉजिटिव को हम क्या मान रहे हैं? मेटल यानी धातु। तो मेटल डेफिशिएंट आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है क्या? यहां पर नहीं है। पॉजिटिव कितने? 5 और नेगेटिव कितने? 6। तो सर ये तो -1 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें क्या करना है? मैंने बताया जैसे कि वही मेटल्स शो करते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यानी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए पास का कोई एक आयन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देगा? चेंज कर देगा। A+ से क्या बना लेगा? वो A+2। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वही देते हैं। जैसे अगर मान लो Fe+2 था, अगर Fe+2 एक बाहर चला गया तो Fe+2 की जगह क्या हो जाएगा? वो Fe+3 आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह के डिफेक्ट्स में क्या होता है? नॉन स्टैइचोमेट्रिक तो है ही। इस तरह के डिफेक्ट्स में क्या होता है? कोई एक कैटायन बाहर चला जाएगा, मेटल डेफिशिएंट करने के लिए मेटल को कम करना है, तो हमने मेटल आयन को क्या कर दिया? बाहर भेज दिया, यानी कैटायन को हमने बाहर भेज दिया। और जब कैटायन बाहर गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा? नियर बाय कोई एक आयन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, अपनी स्टेट को वो बढ़ा लेगा। और मैंने पहले ही बता दिया ये वही एलिमेंट शो करते हैं इसके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? तो ये हमारा कौन सा था? एब्सेंस ऑफ कैटायन। इसके अंदर एक न्यूमेरिकल बनता है आईआईटी लेवल पे, वो मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर करने का लास्ट में एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल क्या बनेगा। अच्छा, यहां पर क्या हुआ? सपोज करो FeO का क्रिस्टल ले लेते हैं हम, फेरस ऑक्साइड का। अगर फेरस ऑक्साइड के अंदर ये वाला डिफेक्ट आ जाए, और आ ही सकता है क्योंकि फेरस के अंदर कौन है? ये +2 अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, +3 बना सकता है। तो अगर ये डिफेक्ट आ जाएगा तो नॉन स्टैइचोमेट्री जो हमने ऊपर लिख रखा है अरस समीकरण मिति के जैसे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कहां से कहां तक वेरी करता है? Fe 0.93O से Fe 0.96O। ये क्या चीज हुई भाई? हमने बोला ना Fe बाहर चला गया, मतलब कैटायन क्या हो गया? बाहर चला गया। तो कैटायन बाहर चला गया तो उसका रेशो तो गड़बड़ होगा ना। 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव आयंस थे पहले, अब एक बाहर चला गया तो 100 की जगह कुछ तो कम हो गए। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? FeO की जगह पर Fe 0.93 और Fe 0.96 के बीच में इसका फॉर्मूला वेरी करता है। इस फॉर्मूले के ऊपर ही मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। वो कैसा क्वेश्चन होगा आगे हम देखेंगे, उसके अंदर हम क्या बात करेंगे उसको आगे देखेंगे। और टॉपिक क्लियर कर लेते हैं इसके बाद में। इसके बाद एक और बचा है हमारे पास में, मैंने बताया था मेटल डेफिशिएंट को भी दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम मेटल को कम कर दें, या फिर जो नेगेटिव उसको क्या कर दें? बढ़ा दें, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, है ना। तो यहाँ B- है, यहाँ पर A+ है, इसको हम हटा नहीं रहे। इसी के ऊपर बता रहा हूँ आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं। मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या? मेटल डेफिशिएंट पढ़ रहे हैं यानी धातु न्यूनता पढ़ रहे हैं, धातु को कम करना है, मेटल को कम करना है। तो या तो मेटल को कम कर दो या नेगेटिव को क्या कर दो? बढ़ा दो। तो हमने मेटल को कम कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले मेटल को कम किया, तो उसके पास वाले ने क्या करिए? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लिया था। उसका एक क्वेश्चन हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, पर पहले हम डिफेक्ट खत्म कर लेते हैं। अब हमें करना है मेटल डेफिशिएंट करना है, बट किसकी हेल्प से करना है? नेगेटिव की हेल्प से। ठीक है, तो मेटल को कम करना है तो नेगेटिव को क्या कर दें? बढ़ा दें। तो सेकंड आपका क्या होगा? इसके अंदर सेकंड है ना, मेटल डेफिशिएंट में सेकंड है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। एक्सिस ऑफ एनायन यानी
ऋणायन की अधिकता, ऋणायन की अधिकता यानी नेगेटिव चार्ज की हमको क्या करनी है, अधिकता करनी है, उसका एक्सेस करना है। कैसे होगा, इस तरीके के डिफेक्ट में क्या होता है, कोई नेगेटिव चार्ज, कोई भी नेगेटिव चार्ज बाहर से आकर अंदर अंतराकाशी स्थान पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, अंतराकाशी स्थान पर आ जाता है। और जब अंतराकाशी स्थान पर आ जाएगा तो पहले कितने थे, इंटरस्टिशियल साइड्स है ना, पहले कितने नेगेटिव थे हमारे पास में, 6 नेगेटिव थे, अब कितने हो गए वो 7 हो गए। तो बताओ जब 7 नेगेटिव हैं और तो मेटल कितने हैं 6, तो मेटल डेफिशिएंट हो गया नहीं हो गया, 7 से कम हो गए मेटल। मैंने बता रखा है आपको शुरू से, या तो एक को कम कर दो या दूसरे को बढ़ा दो, या दूसरे को कम कर दो पहले को बढ़ा दो, जो भी आपको रिक्वायर है उस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो मेटल डेफिशिएंट में मेटल कम कर लिया पहले, अब हम मेटल को कम करने के दूसरे तरीके को क्या अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव को बढ़ा रहे हैं, ऋणायन की क्या कर रहे हैं, अधिकता। तो बाहर से कोई एक नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया, ठीक। अब वही प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता, तो वो क्या होगा, मैंने बता दिया, पास वाला कोई केटायन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नेगेटिव बढ़ा तो पास वाले एटम ने क्या करा, केटायन ने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर दिया। मैंने पहले ही बताया आपको ये डिफेक्ट जनरली कौन शो करते हैं, जिसके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 +3 +2 +4, उस तरीके के एलिमेंट्स, उस तरीके के मेटल्स ये वाला डिफेक्ट शो करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है, एक नोट ध्यान रखना है, ये डिफेक्ट जनरली हमको मिलता बहुत कम है, बहुत रेयर केस में बहुत कम मिलता है डिफेक्ट। क्यों मिलता है डिफेक्ट कम, उसका भी रीजन बता देता हूं। यहां पर इंटरस्टिशियल साइड्स पे कौन आ रहे हैं, अंतराकाशी स्थानों पर कौन आ रहे हैं, नेगेटिव, और नेगेटिव का साइज होता है बड़ा, अंतराकाशी स्थान इंटरस्टिशियल होती है आपकी छोटी। तो क्या बड़े साइज पर ये छोटी साइज पर ये बड़ा एनायन आ सकता है क्या, बड़ा नेगेटिव चार्ज आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। बहुत रेयर केस है, बहुत ही मुश्किल से इस तरीके का डिफेक्ट मिलता है आपको, जिसमें हम एक्सेस ऑफ क्या करते हैं, एनायन इन मेटल डेफिशिएंट यानी धातु न्यूनता में ऋणायन की अधिकता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके का डिफेक्ट आपको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि नेगेटिव ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और वो अंतराकाशी स्थानों पर इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाता, इसमें कोई दिक्कत है। तो हमने मेटल नॉन स्टाइशियोमेट्री यानी अरस समीकरण मिति दोष के अंदर दो पढ़े, मेटल एक्सिस धातु आधिक्य, मेटल डेफिशिएंट धातु न्यूनता, और हर दो के अंदर हमने दो तरीके पढ़े। धातु आधिक्य में हमने या तो धातु को बढ़ाना है या नेगेटिव को कम करना है। तो हमने नेगेटिव को कम किया था तो इलेक्ट्रॉन आ गया था बाहर से, तो एफ सेंटर बना था, और पॉजिटिव को बढ़ाना था तो बाहर से एक पॉजिटिव अंदर आ गया था। मेटल डेफिशिएंट के अंदर हमने क्या करा, मेटल डेफिशिएंट में तो मेटल को कम कर दो, कैटायन को हमने बाहर निकाल दिया, मेटल मतलब कैटायन, पॉजिटिव धनायन, तो धनायन बाहर निकलेगा तो नियर बाई कोई आयन अपना स्टेट क्या कर देगा, चेंज, +1 से क्या कर लेगा वो, +2 कर लेगा। और न्यूनता के अंदर धातु न्यूनता या मेटल डेफिशिएंट के अंदर ऋणायन को बढ़ाना है, तो ये वाला डिफेक्ट आपके सामने क्लियर है। तो हमने स्टाइशियोमेट्रिक यानी रस समीकरण मिति पढ़ लिया, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक यानी कि अरस समीकरण मिति पढ़ लिया। अब हमें लास्ट जो पढ़ना है तीसरे तरीके का, वो है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी कि अशुद्धता दोष, उसको देखते हैं। लास्ट डिफेक्ट हमारा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी कि अशुद्धि दोष। नाम से पता चल रहा होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या करेंगे, हम कोई एक प्योर सॉलिड लेंगे, कोई प्योर क्रिस्टल लेंगे, उसके अंदर हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे, कुछ अन्य तत्व, कुछ अदर एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये वाला डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा है, NaCl के क्रिस्टल में अगर आप SrCl2 की इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हो तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट मिलेगा, या फिर AgCl के क्रिस्टल में आप CdCl2 की इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हो तो। ठीक है, तो समझ लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये आपका NaCl का क्रिस्टल बना रखा है मैंने, ठीक है। अब NaCl के क्रिस्टल में मैंने क्या ऐड कर दिया, SrCl2 ऐड कर दिया, ठीक है। NaCl के अंदर Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, Na+, बट SrCl2 के अंदर Sr के ऊपर कौन सा चार्ज है, +2, ठीक है। अब जब NaCl प्योर फॉर्म में था तो NaCl कुछ इस तरीके से था, मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दी, SrCl2 की इम्प्योरिटी ऐड कर दी। तो इस तरीके के डिफेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि कोई एक प्योर क्रिस्टल होगा, कोई एक प्योर सॉलिड होगा, क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल ही होता है हिंदी में भी, उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, कुछ अदर एलिमेंट, कुछ दूसरे क्रिस्टल के एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे, उससे ये वाला डिफेक्ट आ जाएगा। क्या देखते हैं, देखिए जरा, NaCl के अंदर कौन सा चार्ज है, Na+। अब मैंने जब NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 को ऐड किया तो SrCl2 में पॉजिटिव कौन है, Sr+2, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहां से मैं इस Na को हटा रहा हूं, और इस Na को हटाया क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने SrCl2 मिला दिया, तो SrCl2 कहीं ना कहीं जाकर तो अपनी जगह बनाएगा ना भाई, Cl तो Cl की जगह पर है, बट Sr+2 का क्या, तो Sr+2 क्या बोलेगा भाई, Na मैं आ चुका हूँ, यही बोलेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास ही जाएगा भाई, हाथ के बदले हाथ ही लगाओगे, पाँव तो लगाओगे नहीं आप। तो Sr+2 है, Sr+2 आ चुका है, तो Sr+2 किसको रिप्लेस करेगा, Na+ को रिप्लेस करेगा या Cl- को रिप्लेस करेगा, कॉमन सी बात है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ही रिप्लेस करेगा, हाथ की जगह हाथ ही लगाओगे, पैर नहीं लगाओगे। तो Sr+2 यहां पर आ जाएगा, कहां पे, Na+ की जगह पे। तो Na+ को हमने बाहर निकाल दिया, यहां कौन आ गया,
Sr+2, इसमें कोई दिक्कत है? ये तो हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, ठीक, इम्प्योरिटी आ चुकी है, Sr+2 की इम्प्योरिटी आ चुकी है, पर हमारी कंडीशन जो शुरू से चलती आ रही है बचपन से, कौन सी? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी विद्युत उदासीनता। तो चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉजिटिव कितने हैं? 7 है। नेगेटिव 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव 6। अरे भाई ये तो +1 आ रहा है, घोर अन्याय, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। डिफेक्ट में तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव। चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है, क्या ज्यादा है? यहां पर पॉजिटिव ज्यादा है। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए पास का एक कैटायन क्या करेगा? अपना त्याग करेगा, और वो भी कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। बात क्लियर है? Sr+2 आया, Sr+2 एक आयन है, Na+ एक आयन है, एक ने एक को रिप्लेस कर दिया, Sr+2 आ गया Na की जगह, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए पास का एक Na भी कहां चला गया? लेटिस से बाहर चला गया। जैसे शॉर्ट के डिफेक्ट में याद आ रहा हो आपको, Na+ गया था तो साथ में कौन चला गया? Cl-, शॉर्ट की युग्म, शॉर्ट की पेयर याद आ रहा है आपको? तो उसी तरीके से यहां पर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए निकट से, पास से कोई एक Na+ बाहर चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ, मैंने इंप्योरिटी कितनी ऐड करी थी? यहाँ पर Sr+2 कितना ऐड किया? एक। उस Sr+2 की वजह से वैकेंसी, रिक्ति भी कितनी बनी? एक बनी। तो जितनी इंप्योरिटी ऐड करोगे उतनी रिक्तियां यहाँ पर बन जाएगी। पर ये चीज किस पे डिपेंड है? इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? चार्ज। अगर आप +3 वाला ऐड करते थे तो फिर कितनी रिक्तियां बन जाती? 2 रिक्ति बनती, फिर एक और Na+ को अपना त्याग करना पड़ता। तो ये हमारा कौन सा डिफेक्ट था? इंप्योरिटी यानी कि अशुद्धता। दो, जिसमें हमने प्योर लैटिस के अंदर, प्योर क्रिस्टल के अंदर कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर दिए, वो एलिमेंट अपनी जगह आए, और यहाँ पर क्या आ गया? एक छोटा सा डिफेक्ट आ गया, अपूर्णता आ गई, दोष आ गया। और अपूर्णता आप जानते हो, अवयवीकरण अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो ये हमारा डिफेक्ट्स इन सॉलिड खत्म हो चुका है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो हमने Fe 0.93 से 0.96 वाला जो मैंने आपको बताया था, तो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था आपसे, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के अंदर यानी धातु न्यूनता दोष के अंदर हमने देखा था कि मेटल को अगर आप बाहर निकाल दो, धनायन को आप बाहर निकाल दो, तो धनायन की संख्या कम हो जाएगी। और ये चीज किसमें शो होती है? जिस एलिमेंट के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सामने क्वेश्चन दे रखा है, अगर Fe 0.93 O दे रखा है आपको फॉर्मूले में। अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? Fe+2 कितने और Fe+3 कितने, है ना? Fe+2 कितने और Fe+3 कितने। मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, आपका कैटायन जो होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज, वो बाहर निकल जाता है, और जब वो बाहर निकल जाता है, नियर बाई कोई एटम क्या करता है? अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर ले, अपनी ऑक्सीजन अवस्था को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। A+ अगर बाहर निकला था तो A+ हो गया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक चेंज हो जाती है, रस समीकरण मिति चेंज हो जाती है, फॉर्मूला क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो देखें जरा इसको, अगर यहाँ पर लिखा है 0.93, तो अगर इसको मैं रेशियो बनाऊं, तो ये अगर 0.93 है तो मैं ऑक्सीजन का रेशियो क्या लिख सकता हूं? 1.00। इसमें कोई दिक्कत है? भाई यहाँ पर FeO होता अगर ओनली, तो Fe भी 1 था और ऑक्सीजन भी कितना था? 1। बट यहाँ पर क्या है? Fe 0.93 है और ऑक्सीजन कितना है? 1.00। इसमें कोई डाउट? इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि Fe के कितने आयन से हमारे पास में? 93। और ऑक्सीजन के कितने आयन से हमारे पास में? 100। बाई रेशियो तो प्रोपोर्शन में सेम ही रहेगा ना, उसको आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो तो सेम होने वाला है। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये नंबर आया। तो 93 हमारे पास में क्या है? Fe है। और बताओ मेटल डेफिशिएंट है या नहीं है? धातु न्यूनता है या नहीं है? धातु कितने हैं? 93। और जो नॉन, आपके जो नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल्स हैं वो क्या है? 100। तो ये डिफेक्ट कौन सा दिख रहा है आपको सामने? धातु न्यूनता यानी मेटल डेफिशिएंट। क्या बात क्लियर है? अब पूछा गया आपसे कि Fe+2 कितने और Fe+3 कितने। भाई दोनों होंगे, बट कितने कितने होंगे? कौन सा Fe+2 कितना होगा और Fe+3 कितना होगा, उसको चेक करते हैं। तो सपोज करो, मान लिया मैंने, माना Fe+2 जो है वो कितने, या Fe+3 कितने हमारे पास में? x है। कितने Fe+3? x। तो Fe+2 कितने होंगे भाई? टोटल कितने हैं? Fe आयरन के जो आयन है वो कितने हैं टोटल हमारे पास में? 93 हमने ले लिया, और O को कितना मान लिया हमने? 100 ले लिया, ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। तो 93 अगर टोटल है तो Fe+2 को मैंने x मान लिया, तो Fe+3 को मैंने x मान लिया, तो Fe+2 क्या होगा? 93 माइनस x। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। अब मुझे बताओ, टोटल चार्ज तो सेम होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? सेम होता है। अगर मैं इस पर चार्ज निकालना चाहूं, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या करूं, मैं चार्ज को बैलेंस कर लूं। भाई जितना पॉजिटिव होगा उतना तो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहती है हमारे डिफेक्ट के अंदर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो जरा, Fe+3 कितने हैं? x से। तो मैं चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? x से। अगर एक Fe+3 पे +3 चार्ज है तो x पर कितना होगा? +3x।
तो यहाँ पर चार्ज में लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं पॉजिटिव विल बी इक्वल टू नेगेटिव। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, आयंस का नंबर नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की, क्योंकि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी क्या होती है, मेंटेन होती है। तो मैं +3 को देख रहा हूँ, तो एक के ऊपर +3 है तो x पे कितना होगा, +3x होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर इस पे +2 है तो इस पे कितना होगा, +2 मल्टीप्लाई बाई 93 माइनस एक्स, हमें नंबर नहीं पता, 93 माइनस एक्स है। ये किसके इक्वल होगा, टोटल नेगेटिव। और नेगेटिव कौन है हमारे पास में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाई कितने ऑक्सीजन है हमारे पास में, 100, तो -2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 100। ये बैलेंस होना चाहिए हमेशा। इसको माइनस को हटा दो यहाँ से, क्यों हटा रहे हैं माइनस, नंबर को डिनोट कर रहे हैं हम, चार्ज को डिनोट नहीं कर रहे हैं, आयंस को उसको साइन को डिनोट नहीं कर रहे, नंबर को। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेगेटिव कितना है यहाँ पर 2, चार्ज कितना था 2 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x। इसको मल्टीप्लाई करें जरा, 93 कितना हो जाएगा ये 186, ठीक है, माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। अब बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि भाई यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, तो मैं बता रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव का नंबर ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, सिर्फ खाली साइन को लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो साइन आपका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है। हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज कितना है वो निकाल रहे हैं। तो चार्ज की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब ये इक्वल आ जाने चाहिए पूरे, और क्या, तब हमारे बात हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ठीक। क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x कितना बचा, x प्लस 186 इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 माइनस 186, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 14, मतलब इस क्रिस्टल में Fe+3 कितने 14 है। तो Fe+2 कितने होंगे, Fe+2 विल बी 93 माइनस 14, मतलब 79, प्लस करेंगे तो 93 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताओ 14 प्लस 79 कितने हो गए 93, चार्ज को भी प्लस करके देख लोगे आपका कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 200 आ जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, Fe+2 Fe+3 कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो Fe 0.96 O के लिए फाइंड कर लें, Fe+2 कितना होगा और Fe+3 कितना होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता दें, और लाइक कमेंट कर दें। अगर आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने अब तक, और ज़्यादा से शेयर कर दें बच्चों के साथ में, और अपने वीडियोस घर पे बैठे बैठे आराम से देखते रहें। चैप्टर हम 2 दिन में खत्म कर देंगे, कल एक लेक्चर आएगा और परसों एक लेक्चर आएगा, 2 लेक्चर और बच्चे हैं इसके अंदर, मेनली सॉलिड स्टेट के अंदर। एक चीज़ आपको बतानी है कि हम बहुत जल्दी जितने भी हम चैप्टर कवर कर रहे हैं 12th के अंदर, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक वीडियो आने वाला है आपके पास में, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे, चैप्टर वाइज ले लेंगे या फिर टॉपिक वाइज ले लेंगे। मेरे हिसाब से चैप्टर वाइज ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा हेल्प करेंगे वो प्रैक्टिस करने के लिए। उसके हम कंसेप्ट भी साथ में डिस्कस करेंगे, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो आपके पास आने वाला है बहुत जल्दी। होपफुली हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करें, या फिर हम 11th क्लास का कोई टॉपिक ले लें, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, हम वो भी काम शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।